संख्या किससे संदर्भित की जाती है? यानी एक तत्व जिसमें द्रव्यमान संख्या है उसको हम किससे संदर्भित करते हैं? प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। मित्रों, जैसे मान लीजिए मैंने हीलियम तत्व लिया, इसका परमाणु क्रमांक 2 और इसके द्रव्यमान की संख्या 4। द्रव्यमान ऊपर लिखा जाता है, पैरों में लिखा जाता है उसका परमाणु। अब पैरों में जो लिखा जाता है ये क्या है? ये वैसे प्रोटॉनों की संख्या है, सॉरी आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये परमाणु क्रमांक। किसी भी तत्व के द्रव्यमान में क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। द्रव्यमान में क्या क्या होता है? एक न्यूट्रॉन होता है और दूसरा प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन। तो अपने क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस में सड़े अंडे जैसी गंध निकलती है? सड़े अंडे जैसी गंध निकलती है। H2S, SO2, CO2, NO2। क्या होगा इस क्वेश्चन का उत्तर? इस क्वेश्चन का उत्तर होगा H2S। H2S जिसे हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। H2S को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। ये एक गरीब रंगहीन गैस होती है और इसमें सड़े अंडे जैसी बदबू आती है। यह नीली ज्वाला के साथ जलती है। आपने कभी गोबर गैस के बारे में सुना होगा। गोबर गैस जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा मेथेन गैस प्राप्त होती है, CH4, और उसके साथ साथ H2S गैस भी प्राप्त होती है। गोबर गैस में CHO4, CO2 भी निकलती है, H2S भी निकलती है। याद रह जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मछली से प्राप्त कोड, यकृत, लीवर तेल निम्नलिखित में से किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है? यानी कोड जो मछली है, मछली जिसके लीवर से जो तेल प्राप्त किया जाता है, ये किस विटामिन के लिए या किस विटामिन का स्रोत होता है? इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी12। क्या उत्तर करेंगे? विटामिन के या विटामिन डी या विटामिन सी, क्या होगा बताइए? इस क्वेश्चन का उत्तर होगा विटामिन डी। विटामिन डी जिसका वैज्ञानिक नाम कैल्सिफेरोल है। मित्रों, विटामिन डी को चमकते हुए सूरज का विटामिन कहते हैं। चमकते सूरज का विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी। इस विटामिन की कमी के कारण शरीर में अस्थि विकलांगता उत्पन्न हो जाती है, यानी टांगे कैसी हो जाती है? धनुष जैसी। साथ ही साथ दांतों का इनेमल भाग, जो कि सबसे कठोर भाग होता है, दांतों का इनेमल भी नष्ट होने लगता है। ओके, तो विटामिन डी की पूर्ति करने के लिए इस मछली के यकृत का लीवर खाना चाहिए। सूरज के प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश को भी प्राप्त करना चाहिए। सुबह सुबह जब सूरज उगता है तो उस दौरान अल्ट्रावायलेट किरणें कम निकलती हैं, तो उस दौरान आपको सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में बैठना चाहिए, बाहर बैठना चाहिए। ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोपेरोसिस रोग हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विकोष्ठीय हृदय वाला होता है? द्विकोष्ठीय का मतलब क्या होता है? दो, जिसके हृदय में दो कोष्ठ, दो चेंबर, उसको द्विकोष्ठीय कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। मेंढक, खरगोश, मछली, बंदर। इन चारों में से जिसके हृदय में 2 कोष्ठ है वो बताना है। क्या उत्तर रहेगा? मछली वर्ग रहेगा। उत्तर नंबर 3। गौर से सुनना और कॉपी है तो लिख भी लेना। मत्स्य यानी मछली वर्ग में हृदय में 2 चेंबर होते हैं, याद रह जाएगा। सरीसृप जिसको हम रेप्टिलिया वर्ग बोलते हैं, उसके हृदय में 3 चेंबर होते हैं। रेप्टिलिया वर्ग में कितने? 3। मछली वर्ग में 2। अपवाद भी बता देता हूँ। रेप्टिलिया वर्ग में 2 अपवाद है, एक घड़ियाल और एक मगरमच्छ।
ये अपवाद है, घड़ियाल में भी 4 होते हैं और मगरमच्छ में भी 4 होते हैं। स्तनधारी मेमेलिया जो वर्ग होता है उसमें, जैसे अपन बात करें अपनी भी मेमेलिया वर्ग में आते हैं, तो हृदय कितने कोष्ठ का होता है? 4 का। अब पक्षी जो होते हैं एरीज वर्ग, इनमें भी हृदय कितने वेश्म का होता है? 4 का। अब आगे बात उभयचारी, जैसे मेंढक उभयचारी है, मेंढक वगैरह यानी उभयचारी जो होते हैं उनमें कितने वेश्म होते हैं? 3। यानी रेप्टेलिया वर्ग और उभयचारी वर्ग में 3 होते हैं। ओके, चलिए बंदर क्या होगा? मेमेलिया वर्ग। हृदय कितने कोष्ठ का होगा? 4 का। चले आगे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? मित्रों, 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। एक होती है अंतःस्रावी, ठीक है, एक होती है बहिस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन उत्सर्जित करती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइम उत्सर्जित करती हैं। ये क्लियर हो गई? अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, ये वगैरह होती है। बाह्य ग्रंथियां वो है लार ग्रंथि, यकृत, लेक्रिमल यानी अश्रु ग्रंथि वगैरह वगैरह होती है। ठीक है, यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि है जो एक अंतःस्रावी है? इनमें क्वेश्चन का उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं, और ये अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। हमारा जो मस्तिष्क का अगला भाग है उसमें अग्र मस्तिष्क में ये पाई जाती है। वैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है ये, 0.6 ग्राम इसका वजन होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। 4 कार है ए बी सी डी, एक ही वेग से गतिशील है, यानी सबका वेग एक जैसा है। यदि इनके द्रव्यमान ए का ज़्यादा बी से, बी का ज़्यादा सी से, सी का ज़्यादा डी से क्रम है, तो इनमें से किस कार की गतिज ऊर्जा उच्चतम होगी? दोस्तों, यहाँ काइनेटिक एनर्जी यानी के ई बराबर 1/2 mv² फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है। अब देखिए 4 कार है ए बी सी डी, वेग सबका एक समान है। चलो वेग अपन मान लेते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई एक वेग ले लो, सबका एक समान है। चलो अपन एक काम करते हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा लेते हैं, सबका वेग एक समान होगा घंटा। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहा है कि द्रव्यमान ए का ज़्यादा है बी से, बी का ज़्यादा है सी से, सी का ज़्यादा है डी से। तो सीधी सी बात है, द्रव्यमान ए का रख लो यहाँ, फिर कैलकुलेशन कर लो, फिर बी का रख लो, कैलकुलेशन कर लो, सी का रख लो, कैलकुलेशन कर लो। अब कैलकुलेशन करने के बाद जो गतिज ऊर्जा निकल करके आएगी वो ये होगी कि जिस कार का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किसकी होगी? उत्तर क्या हो जाएगा? ए, यानी ए कार का गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी क्योंकि ए का द्रव्यमान ज़्यादा है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन। अर्ग, जूल, कैलोरी निम्नलिखित में से किसकी इकाइयाँ हैं? मित्रों, ये 3 इकाई आपके सामने है, एक अर्ग है, एक जूल है, एक कैलोरी। हमें ये बताना है ये किसकी है। इस क्वेश्चन का उत्तर बताना है, दबाव की है या ऊर्जा की है या बल की है या चुंबकीय ध्रुव शक्ति की है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा? ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा जो है उसकी कुछ मात्रक, जैसे मैं आपको सामने रख रहा हूँ, एक रखा मैंने किलो कैलोरी, इसको मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ किलो कैलोरी को, ये के और कैलोरी। ठीक है, एक लिखा मैंने कैलोरी। ओके, 2 तो ये हो गए। उसके बाद में एक हो जाएगा आपका अर्ग और एक हो जाएगा जूल। पहले अपन इन दोनों को देख लेते हैं। किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी बराबर कितनी कैलोरी होती है? याद रखना है 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी होता है। ओके, अब आपसे पूछे कि 1 कैलोरी
बराबर कितना जूल होता है? याद रखना है, 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। याद हो गया? 2 चीज़ें आ गई। इसका मतलब कैलोरी, किलो कैलोरी, कैलोरी और जूल, 3 चीज़ें होंगी। अब आपसे पूछे कि 1 जूल किसके बराबर क्या होता है? 1 जूल बराबर होता है हमेशा 10 की पावर 7 अर्ग, ओके। और 1 अर्ग बराबर होता है 10 की पावर -7 जूल, ओके। अब आप दिमाग लगाओ, सबसे बड़ी कौन हुई? किलो कैलोरी। उससे छोटी कौन होगी? कैलोरी। उससे छोटी कौन हुई? जूल। और सबसे छोटी कौन हुई? भाई 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग है, तो सीधी सी बात है, सबसे कम कौन होगी? अर्ग। सबसे छोटी कौन होगी? अर्ग। तो ये थी आपके ऊर्जा और ऊर्जा की प्रमुख इकाइयाँ। चलिए अगले क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट, आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या है? आपेक्षिक घनत्व। मित्रों, आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला एकदम आसान है। आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। जल का घनत्व, इसको बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व और जल के घनत्व का अनुपात होता है। इसको मापने के लिए क्या काम में लिया जाता है? हाइड्रोमीटर। क्या काम में लिया जाता है? हाइड्रोमीटर, ओके। याद रहेगा, शुद्ध जल का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपेक्षिक घनत्व 1 होता है। शुद्ध जल का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 1। याद रह जाएगा। चलिए, तो इसमें से कोई नहीं ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हाइड्रोमीटर किसी में भी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा, गति के कारण गतिज ऊर्जा। ये बार बार क्वेश्चन आए हैं राजस्थान पुलिस में। राजस्थान पुलिस में ऐसे स्टूडेंट जिनके मेरे पास फ़ोन मैसेज आते हैं कि सर मेरा विज्ञान के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ, सेकंड पेपर में विज्ञान में जितने आवश्यक थे उतने क्वेश्चन सही नहीं होने से बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब इस बार मैंने इरादा तय कर लिया है कि मैं विज्ञान के कारण मेरे विद्यार्थियों को सिलेक्शन से वंचित नहीं रहने दूंगा। इसलिए हमने एक नई पहल प्रारंभ की है, नया जो हमने नवाचार शुरू किया है, ये बहुत ही बेहतरीन और गजब का नवाचार है। हमने सभी प्रकार के जो पेपर हैं, इनके ओल्ड जो क्वेश्चन हैं, उनका विद व्याख्या आपके सामने टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। हम लगातार ये चलाएंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। इसलिए आप लगातार प्रत्येक टेस्ट को दें, जुड़े रहें हमसे, आपके अच्छे के लिए, आपकी भलाई के लिए जितना मैं कर सकूँगा उतना करूँगा। इसलिए मैं एक कोट बोलना चाहता हूँ, मुझे याद आ गया, बहुत ही अच्छा कोट है, गौर से सुनो। बन सहारा बेसहारों के लिए, बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए। बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए। जो जिए अपने लिए तो क्या जिए, जो जिए अपने लिए तो क्या जिए। जी सको तो जियो हजारों के लिए, जी सको तो जियो हजारों के लिए। मित्रों, हजारों लोगों के लिए हमारा ये प्रयास है, खुद के लिए प्रयास नहीं। खुद ने जितना करना था उतना कर लिया, अब औरों का भला करने का प्रयास चल रहा है, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का उत्तर स्थितिज ऊर्जा। चलिए आगे चलते हैं। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? फ्लोएम, मित्रों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पेड़ पौधों में 2 प्रकार के समेलीय उत्तक पाए जाते हैं। पिछला वीडियो आपने देखा नहीं ना? मित्रों, हमने रीट का 2018 का पर्यावरण अध्ययन का पेपर डाल दिया, रीट का 2nd लेवल का पेपर भी हमने डाल दिया है व्याख्या करके वीडियो के माध्यम से, लाइव सेशन के माध्यम से। और राजस्थान पुलिस के 3-4 वीडियो हमने डाल दिए। ये चौथा और अंतिम जो 15 तारीख को पेपर हुआ जुलाई में,
2018 वाला वो पेपर चल रहा है। इसलिए पिछले पेपर में हमने बात की थी कि पेड़ पौधों में सवैनी उत्तक पाए जाते हैं दो। एक का नाम होता है फ्लोएम और एक का नाम होता है जाइलम। फ्लोएम का काम होता है पेड़ पौधों की पत्तियों में बनने वाले भोजन को पेड़ पौधे के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम किसका होता है? फ्लोएम का। जबकि जाइलम का काम होता है जड़ों के द्वारा सोखे गए पानी और खनिज लवणों को तने से होते हुए पत्तियों और टहनियों तक पहुंचाना। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? देखो, फ्लोएम का कार्य क्या होता है? पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में भोजन का परिवहन। बस हो गया काम अपना, तो यही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन। रसायन शास्त्र में वह कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता तथा वह एक प्रकार के अणु कणों से बनी होती है? चलो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर आयरन, ये एक तत्व है, इसमें खूब सारे आयरन आपस में जुड़े होते हैं, ये तत्व है। वह कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक तत्वों में, अब इस आयरन को छोटे रासायनिक तत्वों में तोड़ सकते हो क्या? वस्तुओं में नहीं तोड़ सकते ना। अब तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से, यानी इस आयरन में खूब सारे परमाणु जुड़कर के ये एलिमेंट बन गया। एक ही तत्व के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व है। और इसे छोटे सरल रासायनिक टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसे क्या कहते हैं? तत्व। वर्तमान में आवर्त सारणी में कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? 118। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। IRNSS का पूरा नाम क्या है? IRNSS, देखो IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही होगा ना? गुड, वेरी गुड। तो तीसरा उत्तर सही हो गया। अब मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। IRNSS जो कि भारत की GPS प्रणाली है, यानी इसरो के द्वारा विकसित की गई क्षेत्रीय GPS प्रणाली है। यह सैटेलाइट पोजीशन, नेविगेशन और सटीक टाइम बताती है। जबकि GPS खुद किसका है? GPS किसका है? ये अमेरिका का है, ठीक है। जबकि हमारी क्षेत्रीय GPS प्रणाली का नाम क्या है? IRNSS। ओके, चलो अगले क्वेश्चन। नेत्र का भाग जिसका प्रत्यारोपण कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी जो नेत्र है ये बहुत ही संवेदनशील अंग है। मित्रों, नेत्र का एक ऐसा भाग है जिसका ही केवल प्रत्यारोपण किया जाता है। उस भाग का नाम है कॉर्निया। कॉर्निया कॉर्निया एक उभरा हुआ अंग होता है। किसी व्यक्ति में ये हरा होता है, किसी में नीला होता है, किसी में काला होता है, तो किसी में भूरा होता है। ये कॉर्निया। इस कॉर्निया के माध्यम से ही आँख में क्या प्रवेश करता है? प्रकाश। और जब किसी का आँख, अपन कहते हैं ना नेत्र दान कर दिया, आँख दान कर दी, तो आँख दान करने में किसका क्या निकाला जाता है? पूरी आँख निकाल के नहीं लगाई जाती अगले के, केवल कॉर्निया ही लगाया जाता है। याद रह जाएगा? गुड, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चले। मनुष्यों में श्वसन दर, श्वसन दर का मतलब श्वास लेने की दर, यानी एक बार लेना और बाहर निकालना, ये एक दर बन जाती है। चलो आप अपन ट्राई करते हैं। अब की बार 1 मिनट में अपन गिनते हैं कि हम कितनी बार सांस लेंगे। एक बार अंदर जो गया, एक बार बाहर आया। अब गिनने के चक्कर में समय खराब हो जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वो रट लो। ओके, इस क्वेश्चन का उत्तर 36 प्रति मिनट, 10 से 12 प्रति मिनट, 72 मिनट, 17 से 19 प्रति मिनट। देखो, दो अपने को ऑप्शन मिले हैं, दोनों के दोनों आपको भ्रमित कर देते हैं कई बार। दोनों मैं आपको समझा देता हूँ। श्वसन दर का मतलब होता है सांस लेना और बाहर निकालना, ये तो होती है 17 से 19 मिनट। उत्तर नंबर 4 सही है। जबकि 72 क्या है? ये हार्ट बीट है। हमारा जो हृदय है ना, ये धड़कता है। आप इसके हृदय के ऊपर हाथ लगाओ और देखते रहो, धड़क धड़क धड़क, 1 मिनट में 72 बार धड़क जाता है बेचारा। जैसे जैसे अपना बुढ़ापा आएगा ना, तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी।
72 से 78, 80, 85 तक चली जाएगी। और जिस दिन भगवान के पास चले जाएंगे उस दिन हार्ट बीट क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, है ना। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर चले। गुड, शाबाश। चलो, इंसुलिन हार्मोन का स्त्रवण करता है। इंसुलिन हार्मोन का कौन स्त्रवण करता है? अग्नाशय की अल्फा कोशिका, पीयूष की बीटा कोशिका, लैंगरहैंस दीपिकाओं की बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इंसुलिन, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिका। मित्रों, अग्नाशय ग्रंथि, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेंक्रियाज बोलते हैं क्या? पेंक्रियाज जो है ना, उसका एक अंग है जिसका नाम है लैंगरहैंस। लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, इसके लिए इस अंग का नाम क्या पड़ गया, लैंगरहैंस। इस लैंगरहैंस में 3 प्रकार की कोशिका होती है। एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा, एक होती है गामा। जो अल्फा कोशिका होती है ना, उस अल्फा कोशिका से अलग हार्मोन निकलता है, बीटा से अलग निकलता है और गामा से अलग निकलता है। अब है बीटा हार्मोन, बीटा कोशिका से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं, इंसुलिन। क्या कहते हैं, इंसुलिन। याद हो गया। जबकि गामा से निकलेगा सोमेटोस्टेटिन, ठीक है, और अल्फा से निकलेगा ग्लूकागोन। क्या निकलेगा, ग्लूकागोन। चलिए, इंसुलिन क्या करता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। यदि अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिका का जो बीटा कोशिका है वो यदि इंसुलिन की मात्रा का स्त्रवण कम कर दे तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डायबिटीज। क्या कहते हैं, डायबिटीज। ओके, इसलिए क्या करते हैं, डायबिटीज हो जाता है तो इंसुलिन के टीके ठोकते हैं, ठीक है, ताकि इंसुलिन क्या कर लेता है, ग्लूकोज का नियंत्रण। चले आगे। गुड। 2 या अधिक समान परमाणु के जुड़ने से बनता है। 2 या अधिक समान, जैसे 2 हाइड्रोजन मिला के, 2 आयरन मिला के, है ना, 2 हाइड्रोजन मिलाने से H2 बन गया, 2 आयरन मिलाने से Fe2 बन गया। तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एकदम सिंपल उत्तर है अणु, मॉलिक्यूल। किसी तत्व अथवा यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है क्या कहलाता है, अणु। चले आगे। अगला, आंवला तथा हरी मिर्च किसके स्रोत है? आंवला और हरी मिर्च किसके स्रोत है? दोस्तों, विटामिन सी के, डी के, ई के, ए, आंवला और हरी मिर्च। विटामिन सी के, पहला उत्तर सही है, विटामिन सी। विटामिन सी जिसका नाम है वैज्ञानिक एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड। मित्रों, विटामिन सी के स्रोत नींबू, या यूँ कहें कि नींबू वर्गीय सारे फल, जिसे हम कह सकते हैं सिट्रिक फल, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, किन्नी, है ना, ये सारे विटामिन सी पाई जाती है। साथ ही साथ आंवला, आंवले में भी क्या पाई जाती है, विटामिन सी पाया जाता है। और हरी मिर्च में भी, इमली होती है ना, इमली, तो इमली के अंदर, वैसे इमली भी खा सकते हैं क्योंकि वो भी खट्टी होती है ना। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो क्या है, इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है ना, बिल्कुल सही बात है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। तो इन सभी में वैसे विटामिन सी, तो हमारे किस्म का उत्तर क्या होगा, विटामिन सी उत्तर, पहला उत्तर सही। चलिए आगे। मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है। मनुष्य में जैविक घड़ी, मित्रों, जैविक घड़ी कौन, पीनियल काल, थाइमस, थायराइड, हाइपोथैलेमस। पीनियल काल, उत्तर क्या होगा, एक, जैविक घड़ी। मित्रों, हमारा जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में एक
घड़ी पाई जाती है उसको जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक। दूसरा नाम है इसका पीनियल का। इसके 3-4 नाम हैं। नंबर 1 जैविक घड़ी, नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लॉक, नंबर 3 पीनियल का, नंबर 4 अक्रियाशील तीसरा नेत्र। अक्रियाशील तीसरा नेत्र। मैं आपको बताऊं क्या, समझाता हूँ, याद दिलाता हूँ एक चीज़, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा गुरुजी हाँ होती है। आप एक काम करो, एक रूम में सो जाओ रात को और लाइट बंद करो, अंधेरा हो गया। अचानक से आपका कोई परिवार का सदस्य, भाई बहन कोई आया और उसने आकर के आपके रूम की लाइट जला दी। आप तो नींद में सो रहे हो, जैसे ही लाइट जलाई तुरंत आपको एहसास हो गया कि लाइट जल चुकी है। तुरंत एहसास हो गया लाइट जल चुकी है। ये पता कौन करता है? ये पता करता है जैविक घड़ी, पीनियल काय, अक्रियाशील तीसरा नेत्र। अक्रियाशील तीसरा नेत्र इसे बोलते हैं अक्रियाशील तीसरा नेत्र, ठीक है। और इसका एक नाम और है कोमा ग्रंथि, क्योंकि ये कोमा जैसी होती है, ऐसी कोमा के आकार की कोमा ग्रंथि। एक नाम और भी इसका एपीफाइसिस ग्रंथि। यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। और कई बार आपने नोट किया, जैसे आपको सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़नी है और आप सोते वक्त आपने सोचा कि मुझे 4 बजे ट्रेन पकड़नी है, अलार्म बजे या ना बजे मुझे उठना है, तो 100% आप 3:30 बजे उठे। ये जगाने का काम किसने किया? इस पीनियल काय ने, जैविक घड़ी ने किया है। ओके मित्रों, ये प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 का सामान्य विज्ञान का प्रश्न है। इस प्रश्न का पहला, इस पेपर का प्रश्न नंबर 1 पहला देखें, पर्णहरित सहायक होता है। पर्णहरित किसमें सहायक होता है? पर्णहरित को क्लोरोफिल भी कहते हैं। मित्रों, किसमें सहायक होता है हमें बताना है। नंबर 1 श्वसन क्रिया में, नंबर 2 प्रकाश संश्लेषण में, नंबर 3 उत्सर्जन, नंबर 4 ए और बी दोनों। हमें चारों में से एक क्वेश्चन, एक आंसर सही है, उसको टिक करना है। मित्रों, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के तहत पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। मित्रों, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पर्णहरित की उपस्थिति में पेड़ पौधे जल और CO2 से, जल और CO2 के माध्यम से अपना क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। और ये भोजन होता है ग्लूकोज C6H12O6, यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में ये अपना भोजन बनाते हैं। मित्रों, ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये जो क्लोरोफिल होता है पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल जो होता है उसमें धातु उपस्थित होता है मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। मैग्नीशियम का मुख्य कार्य क्या होता है? पर्णहरित का निर्माण करना। चलिए, ये पहला प्रश्न था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 2, वह जैविक क्रिया जिसमें O2 मुक्त होती है। वह जैविक अभिक्रिया जिसमें O2 मुक्त होती है। नंबर 1 प्रकाश संश्लेषण, नंबर 2 श्वसन और उत्सर्जन, नंबर 3 श्वसन, नंबर 4 श्वसन व प्रकाश संश्लेषण। मित्रों, इस क्वेश्चन का उत्तर भी क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण ही होगा। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा जैसे ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे, CO2 और H2 के मिलन से भोजन बनेगा C6H12O6। इस दौरान ऑक्सीजन गैस निष्कासित होगी, प्राप्त होगी। इस क्वेश्चन का उत्तर प्रकाश संश्लेषण ही होगा। दोस्तों, ये जो ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन जो प्राप्त होती है हमें, इसी ऑक्सीजन का प्रयोग हम सांस लेने में करते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? दोस्तों, हम देखते हैं CO2 और H2O की अभिक्रिया होती है, तब ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो ये जो जल होता है, इस जल का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? अपघटन, जिसको हम कहते हैं प्रकाशिक अपघटन। जल का प्रकाशिक अपघटन होता है
जिससे O2 का निर्माण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब। दूरदृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? हमें इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। नेत्र रेटिना के पीछे, नेत्र रेटिना के सामने प्रतिबिंब नहीं बनता, व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करेगा। अब देखो, आपने कभी सुना होगा, एक होता है दूरदृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष। इन दोषों में जो रेटिना है एक प्रकार से फिल्म की भांति काम करती है। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं पर्दा होता है जिस पर प्रतिबिंब बनते हैं। दोस्तों, ये जो रेटिना होती है, या तो इस रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा, या आगे बनेगा, या पीछे बनेगा। अब हमें निर्भर करता है कि आपकी आँख में दोष है। दोष होने पर यदि दूरदृष्टि है तो रेटिना के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, और यदि निकटवर्ती दोष है तो रेटिना के आगे बनेगा प्रतिबिंब, और कोई दोष नहीं है तो रेटिना के ऊपर बनेगा प्रतिबिंब। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, इस क्वेश्चन का उत्तर दूरदृष्टि की बात कर रहा है तो रेटिना के पीछे बनेगा। क्या उत्तर रहेगा? 1 नंबर। दूरदृष्टि दोष में दूर की चीज़ें तो क्या स्पष्ट दिखती है, लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती। दूरदृष्टि में क्या होता है, दूर की चीज़ें साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। इसका कारण है लेंस की फोकस लंबाई जो होती है, फोकस दूरी या फोकस लंबाई वो बढ़ना, अर्थात लेंस की फोकस दूरी बढ़ने से दूरदृष्टि दोष हो जाता है। अर्थात दूर की चीज़ें साफ दिखती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। ऐसी स्थिति में हमें कौन सा लेंस काम में लेना चाहिए? उत्तल लेंस। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, कौन सा लेंस काम में लेना चाहिए? उत्तल लेंस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिर्ची से उत्पन्न जलन का कारण क्या है? मित्रों, जैसे कि हम लाल मिर्च, हरी मिर्च, जो भी मिर्च खाते हैं, खाने के बाद हमारे मुंह में तीव्र जलन होती है, तीखी होती है, जलन तो हो गई, लेकिन जलन का वास्तविक कारण क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, लाइकोपीन, विटामिन सी और कैप्सिसिन और थियोफाइलिन। 4 ऑप्शन हैं। क्या उत्तर रहेगा बताइए जल्दी जल्दी, फटाफट आंसर देने का प्रयास करें ताकि अगले क्वेश्चन की ओर हम जल्दी से जल्दी जाने का प्रयास कर सकें। मिर्ची से उत्पन्न जलन, क्या उत्तर रहेगा बताइए? कैप्सिसिन। क्या रहेगा? कैप्सिसिन। मिर्च जिसका बोटनिकल नेम होता है कैप्सिकम, कैप्सिकम एनुअम, क्या नाम होता है बोटनिकल नाम, या यूँ कहें वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम मिर्च का क्या होता है? कैप्सिकम एनुअम। मिर्च के अंदर तीव्र जलन पैदा करने वाला एक पदार्थ होता है, इसका नाम होता है कैप्सिसिन। क्या होता है? कैप्सिसिन। मिर्च जो है वो सोलेनेसी कुल का है। मिर्च किस कुल का है? सोलेनेसी कुल का है, पादप। मिर्च एक विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। मिर्च विटामिन सी का, कौन से विटामिन का? सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नंबर 1 MgO, नंबर 2 मैग्नीशियम हाइड्राइड MgOH2, नंबर 3 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर नंबर 4 मैग्नीशियम OH। चारों में से क्या उत्तर रहना चाहिए? चलिए भाई फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? मित्रों, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, आप चेक कर लो चाहे पुराने पेपर, हर पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी यदि मैं जो करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन यदि आपने कर लिए तो विज्ञान का मैं आपसे वादा करता हूँ, राजस्थान पुलिस, पटवार, किसी भी एग्ज़ाम को देख लेना, रीट का, आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आपको और क्या चाहिए? देखो, नंबर 1 आपकी तैयारी भी अच्छी हो रही है, नंबर 2 जहाँ आप एक्टिव भी हो, नंबर 3 आप प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो, केस भी जीत रहे हो। कितनी अच्छी बात है, सारी चीज़ें आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिल रही है, इससे और क्या चाहिए बढ़ करके आपको। इसलिए लगातार अपने दोस्तों को भी बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए,
ताकि अधिकतम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इस क्वेश्चन का उत्तर रहेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मित्रों, हमारा जो पेट होता है, ये लो, ये यहाँ आपका ये पेट बना दिया मैंने, ये अमाशय और ये आपकी छोटी आंत, ये छोटी आंत है, ये अमाशय। अमाशय के अंदर जठर रस का स्त्रवण होता है। किसका? जठर रस का। जठर रस में एक अम्ल होता है जिसका नाम होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इस HCl की जो pH होती है वो 1 से 2 के बीच होती है। मित्रों, कई बार HCl का स्त्रवण ज़्यादा होता है, तब अपने पेट में क्या होती है? जलन। हम कहते हैं यार एसिडिटी हो गई, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? तोड़ करके बाजार जाते हैं और इनो लेकर के आते हैं। क्या लेकर के आते हैं? इनो। और इनो तुरंत पीते हैं पानी में डाल करके, और पीने के कुछ देर बाद अम्लीयता, एसिडिटी हमारे पेट की शांत हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? पेट में हमारे क्या उत्पन्न हुआ? HCl, और इनो जो लेके आए उसमें क्या था? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मित्रों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और HCl की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। अब क्षार और अम्ल मिलते हैं तो क्या होता है? उदासी। ऐसी स्थिति में पेट में क्या मिलेगी? शांति। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हुआ? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उत्तर नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्ल क्या होता है? अम्ल H+ दाता, H+ ग्राही, A और B दोनों, कोई नहीं। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? अम्ल क्या होता है? इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा। प्रोटोन प्लस दाता को अम्ल कहते हैं। मित्रों, 2 वैज्ञानिक थे, एक का नाम मिलता है ब्रॉन्स्टेड और दूसरे का नाम मिलता है लोरी। ब्रॉन्स्टेड और लोरी की अवधारणा के आधार पर ये हम बता सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल। तो H+ 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। अम्लों की जो pH होती है वो 7 से कम होती है। अम्लों की pH क्या होती है? 7 से कम। ये बात भी आपको याद रखनी है, ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अम्लों की pH 7 से कम होती है। अम्ल जो होते हैं मित्रों, अम्ल नीले लिटमस को कैसा करते हैं? नीले को क्या कर देते हैं? लाल। देखो, अम्ल में रिजल्ट लाल मिलता है, क्या याद रखना है? अम्ल में रिजल्ट लाल मिलता है और क्षार में रिजल्ट नीला मिलता है। क्षार में क्या मिलता है? नीला। यानी क्षार में लाल लिटमस कैसे हो जाता है? नीला। अम्ल में नीला लिटमस कैसा हो जाता है? लाल। एक याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। अम्ल में क्या होता है? रिजल्ट लाल, बस रिजल्ट लाल होता है। इस बात से आपका क्वेश्चन याद हो जाएगा, ज़िंदगी भर आप भूलेंगे नहीं। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा, तेलीय जो पदार्थ होते हैं उनमें वसा होती है। दूध हो गया, घी हो गया और मांस हो गया, यानी मीट वगैरह हो गया, इन सब में तेलीय पदार्थ होता है, तेल होती है, वसा होती है। अब ये कह रहा है कि वसा में कितने ग्राम ऊर्जा होती है? मित्रों, वसा में इन 4 ऑप्शन में से 4 कैलोरी, 6 कैलोरी, 9 किलो कैलोरी, 2.5 किलो कैलोरी। इस क्वेश्चन का उत्तर रहेगा 3 नंबर ऑप्शन, 9 कैलोरी। वैसे वसा के अंदर ऊर्जा मिलती है 9.3 किलो कैलोरी, ओके। जबकि 1 ग्राम वसा में और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में मिलती है आपको 4 किलो कैलोरी। 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन में आपको मिलती है 4.2 किलो कैलोरी। ये तीनों शब्द याद कर लो। वसा में 9.3 किलो कैलोरी और आपके कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी और 1 ग्राम प्रोटीन में आपको मिलती है 4.2 किलो कैलोरी। सबकी मात्रा हमने बराबर ली 1-1 ग्राम। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन का जैविक मान सर्वाधिक होता है? प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन का जैविक मान सर्वाधिक होता है? इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा भाई मित्रों? सोयाबीन, अंडा, मांस, मछली।
प्रोटीन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जैविक मान जो होता है वो प्रोटीन का जैविक मान अंडे का होता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया है। जबकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होती है? सोयाबीन। दालों की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होती है? सोयाबीन। राजस्थान में सोयाबीन सबसे ज़्यादा कोटा संभाग में, भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। ओके, तो ये अंडा इसका उत्तर होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोयाबीन में 40% पाई जाती है, आपको याद दिला देता हूँ, भूल जाएंगे तो भूलना मत। सोयाबीन में प्रोटीन कितनी होती है? 40%। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिकाओं के निर्माण में कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? कितनी? 64 कोशिकाओं की। मित्रों, कोशिका में तीन प्रकार की कोशिका विभाजन होता है। एक होता है अलैंगिक, एक होता है समसूत्री और एक होता है अर्धसूत्री जो लैंगिक होता है। मित्रों, यहाँ समसूत्री विभाजन की बात चल रही है। समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन जो है उसमें एक यदि समसूत्री विभाजन होगा तो उसके फलस्वरूप 2 कोशिका मिलेगी। कितनी? एक विभाजन से कितनी कोशिका मिली? 2। अब इसके विभाजन से भी 2, 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 इसके विभाजन से भी 2। मित्रों, इस प्रकार से विभाजन करते जाएंगे तो टोटल जो समसूत्री विभाजन, यदि इसने पूछा है कि समसूत्री विभाजन कितने होंगे, समसूत्री विभाजन को n लिख दो बराबर x - 1। x का मतलब कुल कोशिकाएं। कितनी कोशिकाएं? 64। -1 करें बराबर 63। अर्थात 64 कोशिकाओं के निर्माण में कितने समसूत्री विभाजन होंगे? 63। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? 63। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से हरित गृह गैस कौन है? ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताना है कौन सी? CO2, N2O, CFC, SO2, CO2, NO2, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन। क्या उत्तर होगा भाई? मित्रों, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 1 नंबर। अगले ने पूछा है हरित गृह गैसें कौन सी? ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसें मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आपको रटना है काम। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है CO2, उसके बाद में मीथेन, उसके बाद में जल वाष्प, उसके बाद में CFC, उसके बाद में N2O और उसके बाद में O3। ये सभी के सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, जल वाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये सभी की सभी ग्रीन हाउस गैसें होती है। अब इन सभी को देखें तो यदि आप कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? देखो CO2, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC। उत्तर नंबर 1 होगा। क्या होगा? पहला उत्तर सही होगा। ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। ओके, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्या अगला क्वेश्चन जी? अब आपका वो प्रतियोगिता का क्वेश्चन आ गया है। बधाई हो आपको। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए फटाफट, जल्दी इसका आंसर लिखिए। पढ़ते पढ़ते के जीतो प्रतियोगिता का दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में राजस्थान का कौन सा शहर विरासत शहर के रूप में यूनेस्को में शामिल हुआ है? ऑप्शन नंबर A जैसलमेर, ऑप्शन नंबर B जोधपुर, ऑप्शन नंबर C जयपुर, ऑप्शन नंबर D सवाई माधोपुर। फटाफट नीचे एक चैट में classbook.com की चैट से आपको एक लिंक मिला है, इस लिंक पर फटाफट क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका टेलीग्राम खुल जाएगा। टेलीग्राम खुलते ही आप अपना उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, स्पेस दे करके ABCD में से क्या उत्तर होना चाहिए वो फटाफट आप लिख देंगे। A होगा, B होगा, C होगा, D, और उसके तुरंत बाद में स्पेस दे करके अपना डिस्ट्रिक्ट लिख करके सेंड कर दीजिए। जल्दी से जल्दी करिए दोस्तों, ये दूसरा मौका मिला है आज सुबह से। पहले आपको 9:15 मिला, अब आपको ये इस टाइम मिल रहा है। कितनी अच्छी बात है। पढ़ते पढ़ते के जीतो प्रतियोगिता का ये दूसरा प्रश्न था। कौन सा शहर है जो यूनेस्को में शामिल हुआ हाल ही में? राजस्थान का जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, चारों में से कौन सा है? दोस्तों
यदि आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो फटाफट टेलीग्राम डाउनलोड करें और टेलीग्राम डाउनलोड करके इस पर जाइए। इस लाइव चैट के दौरान classbook.com के नाम से जो लाइव चैट आ रही है और एक लिंक आया है, उस लिंक को दबाइए। जैसे ही आप उस लिंक पर जाएंगे तुरंत आपके टेलीग्राम खुल जाएगा, जहां आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, नाम लिख करके स्पेस देंगे, थोड़ी खाली जगह छोड़ेंगे, फिर आप अपना उत्तर देंगे ABCD जो भी है, और थोड़ी जगह स्पेस दे करके आप अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। जैसे आपका सीकर ज़िला है, SIKAR लिख करके सेंड कर देंगे। ओके दोस्तों, ये था आपका आज का क्वेश्चन, आज का दूसरा क्वेश्चन। मैं उम्मीद करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। आपको मौका दिया गया है, अब इस क्वेश्चन का उत्तर आप इस लाइव सेशन के दौरान दे सकते हो, यानी आखिरी मिनट तक, आखिरी समय तक जब ये लाइव सेशन चलता रहेगा तब तक आप इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हो। लाइव सेशन ख़त्म होने के बाद ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा आपका उत्तर देने का। अभी लाइव सेशन चलेगा, 10-12 मिनट और चलेगा, तब तक आप उत्तर लिख सकते हो आराम से। ओके, चलिए, जबकि सबसे पहले और सही उत्तर देने वाले को ही पुरस्कार मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। CFC एक अणु श्रृंखला क्रिया के द्वारा कितने ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है? दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसका एक अणु श्रृंखला क्रिया के दौरान कितने ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है? इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा? केवल एक, करीब 1 लाख, करीब 10 लाख, करीब 1 करोड़। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा? करीब 1 लाख, यानी CFC से निकलने वाला क्लोरीन। CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसकी स्ट्रक्चर मित्रों ऐसे होती है, CF Cl और Cl, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये नाम है इसका। ओके, अब क्या हुआ, जैसे ही सूर्य का प्रकाश आएगा तो इस CFC से क्या निकलेगा? क्लोरीन, मुक्त मूलक के रूप में क्लोरीन निकलेगा, क्लोरीन मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल के रूप में। और ये संपर्क में किसके आएगा? ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन को तोड़कर 2 भागों में बांट देगा। 2 भागों में बांट करके, जैसे ही ऑक्सीजन को 2 भागों में बांटेगा, 2 भागों में बांटेगा और इस ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा क्लोरीन मुक्त मूलक, और स्ट्रक्चर बन जाएगी ClO। क्या बन जाएगी? ClO। इस प्रकार से ये क्लोरीन का एक अणु बार बार ऑक्सीजन के अणुओं को तोड़ेगा। ये क्लोरीन का एक अणु जो है ये बार बार ऑक्सीजन के अणुओं को तोड़ता जाएगा। लगभग कितने लाख को तोड़ देगा? करीब 1 लाख ऑक्सीजन अणुओं को, यानी ओजोन के अणुओं को तोड़ देगा। ओके, क्योंकि ये ओजोन को ही तोड़ता है मित्रों, ओजोन को तोड़कर 2 भागों में बांट देता है, O2 + O में, O2 + O में। इसे नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है करीब 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट करता है। चलें आगे। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपेरोसिस का कारण क्या है? बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपेरोसिस का कारण क्या है? इस क्वेश्चन का उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए में विटामिन डी, ऑप्शन बी में विटामिन सी, और ऑप्शन नंबर सी में विटामिन डी की अधिक कमी, और ऑप्शन नंबर 4 में विटामिन ए की अधिकता। आपको बताना है कि बच्चों में होने वाला सूखा रोग और ऑस्टियोपेरोसिस ये किसकी वजह से होता है? आपको याद रखना है, यह विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। मित्रों, विटामिन डी जिसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरोल, और इसका मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश और कोड मछली के लीवर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल की तरल प्रकृति का कारण क्या है? जल की तरल प्रकृति का कारण क्या है? आपके सामने ऑप्शन 4 है, आयनिक बंध, हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा हाइड्रोजन बंध। दोस्तों, जल का स्ट्रक्चर देखें आप, ऐसी होती है। फिर आप 2 अणु ले लो, एक और ले लो अणु जल का, ये लो, ये जल H2O। अब क्या होगा, जैसे ही 2 अणु नज़दीक आएंगे तो यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ये एक बंध बना। मित्रों, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये 2 उच्च विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन है।
इनके बीच में कौन फंस गया? हाइड्रोजन। अर्थात दो उच्च विद्युत ऋणी तत्वों के बीच हाइड्रोजन के आने से बनने वाला बंध क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध के कारण जल कैसा होता है? तरल होता है। ओके, चलिए, लैक्टोज बना होता है। लैक्टोज किसका बना होता है? हमें इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, ग्लूकोज और ग्लूकोज का, ग्लूकोज और गलेक्टोज का, फ्रक्टोज और फ्रक्टोज का। मित्रों, लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज जिसे हम दूध शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध शर्करा। ये दूध में पाई जाती है। गाय के दूध में 4% लैक्टोज शर्करा होती है, जबकि माँ का जो दूध होता है, माँ के दूध में 7% लैक्टोज होती है। दोस्तों, जो लैक्टोज होता है, इस लैक्टोज में एक होता है ग्लूकोज और एक होता है गलेक्टोज का अणु। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? लैक्टोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 और ध्यान रहे गलेक्टोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ठीक है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर थोड़ी अलग अलग होती है, फॉर्मूला सेम होता है। अगला क्वेश्चन, विशुद्ध कार्बन के जलने से CO2 प्राप्त होती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? और नंबर 1 ऑक्सीकरण, नंबर 2 अपचयन, नंबर 3 AB दोनों, नंबर 4 कोई नहीं। ये लो कार्बन और यहाँ से कार्बन को जलाओ। भाई कोई भी चीज़ जलती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो वो वस्तु या चीज़ नहीं जलेगी। चलो जलाओ। जैसे ही जलाएंगे तो क्या बनेगी? CO2। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है, CO2 निकलती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है, CO2 निकलती है। केवल इस बात को ध्यान में रखते हैं तो हमारा उत्तर सही हो जाता है। वैसे 2-3 बातें और भी है, लेकिन वो यहाँ लागू नहीं करनी है अपने को। ऑक्सीजन का जुड़ना, CO2 का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। अर्थात उत्तर नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑक्सीकरण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? जो किडनी होती है हमारी, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक यूनिट क्या होती है? मूत्र नलिका, वृक्क नलिका, मूत्राशय, मूत्रजनन नलिका। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? वृक्क नलिका। क्या होगा? वृक्क नलिका। वृक्क नलिका को और क्या कहते हैं? नेफ्रोन। क्या कहते हैं? नेफ्रोन। मित्रों, हमारी जो किडनी है, हमारी जो वृक्क है, सेम की आकृति के होते हैं। ऐसे 2 किडनियाँ होती हैं, ठीक है, और इनके ऊपर इस प्रकार से अधिवृक्क ग्रंथि होती है, एड्रिनल। किडनी का मुख्य कार्य होता है, हमारा जो रक्त होता है, इस रक्त के अंदर जो प्लाज्मा होता है, रक्त के अंदर जो क्या होता है? प्लाज्मा। इस प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाता है। रक्त में उपस्थित प्लाज्मा को शुद्ध कौन करता है? किडनी। इसमें अनावश्यक पदार्थ होते हैं, इनको क्या करता है? किडनी मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है। और वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन हुई? वृक्क नलिका। वृक्क नलिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी मेटाबॉलिज्म ऑर्गन है, यानी उपापचयी अंग कौन है? वृक्क है, फुफ्फुस है, अमाशय है, यकृत। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? लीवर होगा। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। लीवर दाहिने हाथ की तरफ हमारी जो पसली होती है, उसके जस्ट नीचे नाशपाती के आकार का सबसे बड़ा अंग होता है। अर्थात वैसे तो कहेंगे सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ा अंग तो हमारी त्वचा होती है। ठीक है मित्रों, यह एक प्रकार की बहिस्त्रावी ग्रंथि है। यकृत क्या है? बहिस्त्रावी ग्रंथि है। इसमें क्या होता है? एंजाइम स्त्रावित होते हैं और इसके द्वारा पित्ररस का स्त्रवण होता है। किसका होता है? पित्ररस का। पित्ररस जो कि पीले रंग का होता है, जिसकी pH 7.7 होती है, वसा के पाचन में सहायक है पित्ररस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य नेत्र में पाया जाता है। हमारी जो आँख होती है, इस आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है? हमें इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। द्विउतली लेंस, द्विअवतल लेंस, द्विअवतल दर्पण, द्विउतल लेंस, प्रिज्म। हमारी आँख में क्या होता है? द्विउतल लेंस होता है। क्या होता है हमारी आँख में? आपको याद रखना है, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, इसको बोलते हैं द्विउतल लेंस।
ठीक है। यदि द्वि को केवल उत्तल लेंस बोलें तो ऐसा होता है, ऐसा, और यदि इसको जोड़ दें तो ऐसा, इसको बोलते हैं द्वि उत्तल लेंस। हमारी आँख में ये होता है। मित्रों, हमारी आँख में जो ये लेंस होता है, यह लेंस प्रतिबिंब का निर्माण करता है रेटिना के ऊपर, इसके ऊपर, रेटिना के। यदि आपकी आँख में कोई बीमारी नहीं है तो रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा, और रेटिना पर इस द्वि उत्तल के कारण जो लेंस बने, वो प्रतिबिंब बनेगा, वो सदैव कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, यानी आभासी नहीं होगा, वास्तविक होगा। लेकिन होगा कैसा? उल्टा, सीधा नहीं होता, वास्तविक होता है लेकिन उल्टा होता है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। मैग्नीशियम का प्रयोग होता है किसके निर्माण में? क्लोरोफिल के निर्माण में, मिलेनियम के निर्माण में, रोडोप्सिन के निर्माण में। मित्रों, आपको याद होगा मैंने आज के इस वीडियो में पहला जो लाइव सेशन का प्रश्न था उसमें क्लोरोफिल के बारे में बताया था। ये वापस आ गया है, इसका मतलब एक ही पेपर में दो क्वेश्चन, क्या बात है। मैग्नीशियम का उपयोग किस में होता है? मित्रों, क्लोरोफिल के निर्माण में। मैंने बताया था पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल में एक धातु होती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का मुख्य काम है क्लोरोफिल का निर्माण करना, और क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने में सहायक होता है। ओके, क्लोरोफिल में पत्तियों में क्या करता है? हरे रंग का एक प्रकार का वर्णक होता है। क्या होता है? हरे रंग का वर्णक होता है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में महती भूमिका निभाता है। कौन? क्लोरोफिल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया बुखार का लक्षण नहीं है। मलेरिया बुखार का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है? ठंड लगना, तेज बुखार, अत्यधिक पसीना, लकवा। उत्तर ये रहेगा लकवा। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर इसकी वाहक होती है। प्लाज्मोडियम फैलसिफेरम नामक परजीवी के कारण यह रोग फैलता है। संक्रमण के तुरंत बाद में, कुछ समय के बाद में अत्यधिक तीव्र ठंड लगकर ये बुखार आता है, और बुखार हो जाता है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको मलेरिया कहते हैं। मलेरिया की बीमारी में कुनेन की दवा खानी चाहिए। किसकी दवा खानी चाहिए? कुनेन की। मलेरिया नियंत्रण में उपयोगी मछली है। मलेरिया, हम जानते हैं मलेरिया एक परजीवी जनित रोग है। मादा एनाफिलीज मच्छर इसकी वाहक होती है, और प्लाज्मोडियम फैलसिफेरम परजीवी के कारण मलेरिया होता है। इसके दौरान सबसे पहले तीव्र ठंड लगती है, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार हो जाता है, भूख नहीं लगती, चिड़चिड़ापन आता है, शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। मित्रों, इसके लिए हमें कुनेन की दवा खानी चाहिए। कुनेन, जो कि सिनकोना के पेड़ से प्राप्त होती है, सिनकोना की छाल से प्राप्त होने वाली कुनेन खाना चाहिए। मित्रों, इन दिनों में आप समाचार पत्र के माध्यम से पढ़ रहे होंगे कि एक दवा का नाम बड़ा ज़्यादा ही चर्चित है। उस दवा का नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। ये दवा भी मलेरिया के लिए कारगर है। वर्तमान में हमने कई देशों को ये दवा उपचार के लिए, वहाँ के लोगों के लिए भेजी है, मानवता की खातिर। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन देखो, कौन सी मछली है जो मलेरिया नियंत्रण में उपयोगी है? गेम्बूसिया, रोहू, ट्राउट। हमारे सामने 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 1 और 3, चौथा है 1, 2, 3। मित्रों, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा सभी मछलियाँ होगी, या 1 और 3 होगी, या 1 और 2 होगी। मित्रों, मैं आपको कुछ मछलियों के नाम